कीप वॉचिंग योर सेल्फ, यू आर ग्रोइंग। आप लगातार मेहनत करते रहो, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस मोटिवेशनल वीडियो के साथ आइए हम आज का न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद टिया के चैनल डेली न्यूज़ डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल में हर दिन हम जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है वो हम डिस्कस करते हैं। वो जो कोई भी न्यूज़ होता है उसे हम लेते हैं, उसका बैकग्राउंड और उसका हिस्ट्री, जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम सारा आसपास का बैकग्राउंड लेकर के डिस्कस करते हैं। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हो, अवेयर होना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आइए आज पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो हम न्यूज़ में सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सभी पार्टी को इनवाइट किए हैं कि इन पे इल्ज़ाम लगा था कि जो भी वोटर होते हैं वो इलेक्शन के टाइम ज़्यादा हो जाते हैं, वैसे वोटर जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो कम होता है। तो ये क्या चल रहा है? तो बहुत सारे अपोजिशन के पार्टी ये इल्ज़ाम लगाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि ये सही तरीका नहीं है। तो इसलिए वो इनवाइट किए हैं कि जितने भी पार्टी हैं स्टेट के और सेंट्रल के, वो सब आओ और आप बताओ कि इसको और कैसे हम इसको ठीक किया जा सकता है। तो उसे इनवाइट किए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है आईपीसीसी का जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो अपना रिपोर्ट पेश करते हैं और वो रिपोर्ट से बहुत सारा क्लाइमेट चेंज का पॉलिसी बनाया जाता है गवर्नमेंट में, और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिसी बनाते हैं। तो ये अपना 7th रिपोर्ट जो है वो शुरू करेंगे और 6th सबमिट कर दिए हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये 7th अभी वो शुरू करेंगे 7th रिपोर्ट को बनाना, जो 29 तक उसको पेश करेंगे और अभी 6 सबमिट वो कर चुके हैं। अब 6 वालों को देख करके सब गवर्नमेंट अपना अपना पॉलिसी बनाएंगे। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में, उसका बैकग्राउंड भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये कैसे कैसे बना और ये कैसे इसका पॉलिसी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है साहित्य एकेडमी ऑन 23 ऑथर। साहित्य एकेडमी अवार्ड होता है जो हर साल दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और ये अभी कौन कितने कितने लैंग्वेज में दिया जाता है और ये क्यों दिया जाता है और कब से शुरू हुआ है, ये हम सारा इसमें देखेंगे साहित्य एकेडमी अवार्ड के बारे में। ये आर्टिकल है, ये हमें लास्ट में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ देखते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है यूक्रेन एग्री टू 30 डेज सीज फायर विथ रसिया। जो यूक्रेन और रसिया का इतने दिनों से जो वार चलते आ रहा है, अभी यूक्रेन रेडी हो गया है कि 30 डेज़ का हम सीज फायर शांति लेके आएंगे रसिया और यूक्रेन के बीच में। ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज का है वो है पाकिस्तान में क्या हुआ है, बहुत सारे लोग, एक ट्रेन में हाईजैक कर लिया गया था एक ट्रेन को जिसमें 450 पैसेंजर थे लगभग, उसे हाईजैक कर लिया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जो है बालूच लिबरेशन आर्मी। तो जो बालूच लिबरेशन आर्मी है वो बालूचिस्तान, पाकिस्तान के साइड में है एक बालूचिस्तान, वो वहाँ पे लड़ाकू जो अपने आप को आर्मी बोलते हैं वो हैं, वो बोलते हैं हमें जो है पाकिस्तान से अलग कर दो क्योंकि मेरे पास बहुत सारा रिसोर्सेस है और हम इसे अच्छे से यूज कर पाएंगे, अलग कंट्री बन के हमें पाकिस्तान से अलग कर दो। इसलिए वो हमेशा ही कुछ ऐसा करते रहते हैं, जैसे ट्रेन अभी हाईजैक कर लिए और लड़ते रहते हैं इस तरीके से कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, बालूचिस्तान को। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो एक जाफ़र एक्सप्रेस है, आप नाम याद रख सकते हो ट्रेन का, जाफ़र एक्सप्रेस, वो उसमें बहुत सारे लोग थे, पैसेंजर ट्रेन है, उसमें से औरतों और बच्चों को वो हटा दिए और जितने भी लोग थे उसमें उसे हाईजैक कर लिया गया। उनका यही मांग है कि हमें पाकिस्तान से अलग करना है बालूचिस्तान को। तो ये आपको याद ये रखना है कि जो ये काम किया उनका नाम है बालूच लिबरेशन आर्मी। और इसमें ये बात है कि ड्राइवर जो था ट्रेन का, उसमें ड्राइवर, पुलिस ऑफिसर, सोल्जर, ये सब थे। 80 होस्टेज जो थे वो फ्री कर दिया गया था, पर वहाँ के जो आर्मी है, जो प्रशासन, वहाँ की जो आर्मी है, वो बोल रहे हैं मैंने इसे फ्री करवाया, पर नहीं, उनका वो क्लेम कर रहे हैं बालूच लिबरेशन आर्मी कि वो बच्चे और जितनी भी औरतें उनको वो छोड़ दिए हैं वहाँ से। तो ये था बस यही बात है इसमें, और कुछ जानने के लिए नहीं है।
कि जो पाकिस्तान का जो बालूचिस्तान बालूच लिबरेशन आर्मी है वो हाईजैक कर लिए थे ट्रेन को। उनका ये मांग है कि पाकिस्तान से इसे अलग करना है। और ये ट्रेन का नाम आप याद रख सकते हो, जाफर एक्सप्रेस। जो ट्रैवल कहाँ से कर रहा था, क्वेता टू पेशावर। बहुत ही रिमोट एरिया है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, पहुँचना बहुत कठिन है। जो पाकिस्तान के जो आर्मी है या वहाँ के जो भी प्रशासन है वो इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। और आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ था जो बहुत ट्रेंड में चल रहा था। अब हम शुरू से न्यूज़ देखना शुरू करते हैं। आपने पिछले वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे लगा नहीं था इतने सारे व्यूज़ जाएंगे, पर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। आप सपोर्ट करते हो तो एनर्जी एक आता है कि और भी वीडियो बनाएं और अच्छे से करें। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 324 से 329 तक इसके बारे में है। ये जो है ये इलेक्शन करवाते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा इलेक्शन और जो स्टेट में होता है वो इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये इलेक्शन सारा ये करवाते हैं। पर ये जो लोकल लेवल का इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। वो इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाते हैं। तो ये इसके बारे में एक बैकग्राउंड नॉलेज है जो आप ध्यान रख सकते हो। इनका काम होता है फेयर इलेक्शन करवाना, कोई भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगाते हैं इलेक्शन कराने से पहले, जो कि एक डिसिप्लिन लाता है गवर्नमेंट को। कुछ भी वो फेयर हो, अगर इलेक्शन के टाइम में वो कुछ अलग ऐसा ना थोप दे, ऐसा ना काम करने लगे ताकि सारा वोट उनके पास जाए, तो एक डिसिप्लिन में चलते रहे। तो वो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। ये शुरू किया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1971 से 5th लोकसभा इलेक्शन से ये शुरू किया गया था। तो ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बैकग्राउंड के बारे में। इसमें 3 मेंबर बॉडी होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं। क्या शुरू से 3 मेंबर बॉडी थे? ये आप कमेंट में बताना। यहाँ पर दिया हुआ किसका किसका इलेक्शन वो करवाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ द नेशनल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी करवाते हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। जनरल इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो अब इसका बैकग्राउंड PDF स्टडी विद टिया के, अब जब इसमें ये देखोगे तो इसका टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे में। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको उस टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बारे में यही था कि पहले जो वेस्ट बंगाल के जो थे अपोजिशन तृणमूल, वो पहले इल्ज़ाम लगा रहे थे। उसके बाद कांग्रेस का जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस भी बोलने लगे कि शुरुआत में तो वोटर होता है जो EPIC है। EPIC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो हमारे पास वोटर कार्ड होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड। उसमें 10 नंबर होता है। इसमें ही सबका इल्ज़ाम है, तृणमूल कांग्रेस का और अभी कांग्रेस का, कि इसमें हेराफेरी कुछ होता है। क्योंकि ये वैसे कार्ड कम है, पर जब इलेक्शन होता है, जब वोट देने जाते हैं तो वो ज़्यादा वोटर बन जाते हैं। ये कैसे होता है? तो इसको लेकर के ही सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे अपोजिशन। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनवाइट किए हैं सारे पार्टी को कि आप आओ और इसको और ज़्यादा बूस्ट कैसे कर सकते हैं ताकि फेयर इलेक्शन हो, आप अपना अपना राय देना। तो यही है न्यूज़ में इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आ गया। एग्जाम में बहुत बार मैक्सिमम टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये किसका किसका इलेक्शन करवाता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली और जनरल इलेक्शन जो होता है लोकसभा, ये सब का। नेक्स्ट हम देखते हैं IPCC का। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये अपना 7th एनालिसिस जो रिपोर्ट बनाना ये शुरू कर दिए हैं और 6th सबमिट कर दिए हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? IPCC कंक्लूडेड इट्स 6th असेंबली रिपोर्ट, AR6 जिसे कहा गया, साइकिल विद द सिंथेसिस रिपोर्ट एंड
नाउ इनिशिएटिंग 7th असेंबली साइकिल। तो ये अब 5 साल 6 साल का होता है इनका, वो 5 से 6 साल में ये सबमिट करते हैं। उसके पहले भी वो बीच बीच में बताते रहते हैं, जो उसका उनका आधा अध्ययन होता है या कितना भी पार्ट अध्ययन होता है, बीच बीच में वो इन्फॉर्म करते रहते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, या बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रहा है। ये उनका फोकस बस क्लाइमेट चेंज के ऊपर रहता है। ये पूरा एनालिसिस करते हैं, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं और जो क्लाइमेट के जो बहुत ही बोल सकते हैं बहुत बहुत जिज्ञासी लोग होते हैं या बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, सब इसमें होते हैं। ये सब करके फिर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आप इस जो प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करने के लिए पॉलिसी बनाओ। जो भी गवर्नमेंट अलग अलग कंट्री के वो, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें कहा जाता है कि अब क्लाइमेट तो किसी एक देश का प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो पूरा दुनिया का प्रॉब्लम है। तो क्लाइमेट के लिए तो पूरा दुनिया का को सोच के करना पड़ेगा काम। इसमें क्या होता है, एपीसी ऑल्सो प्रिपेयरिंग अ स्पेशल रिपोर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सिटीज एंड मेट्रोलॉजी रिपोर्ट इन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट फोर्स। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आईपीसीसी के बारे में आप इसे पढ़ सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईपीसीसी कब इस्टेब्लिश, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन। किसके, अब ये इसका डेट यूपीएससी में डेट नहीं पूछता है, हाँ किसके द्वारा ये पूछ सकता है। तो ये जो पेश किया गया था वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बताना कि WMO है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन कौन सा रिपोर्ट पेश करता है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। इसमें 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये हेल्प करता है क्लाइमेट पॉलिसी बनाने में। रिपोर्ट समराइज द करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट, और अभी का जो स्टेट है क्लाइमेट का वो बताता है क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और ये सब बनाया जाता है। ये गाइडेंस भी देता है। हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बहुत बड़ा यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पेरिस एग्रीमेंट में बनाया गया था। इसे भी ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से पॉलिसी बनाया जाए जो हर देश फॉलो करे और जो क्लाइमेट के लिए बहुत ही लाभदायक हो। तो उसमें भी ये जो रिपोर्ट है इन आईपीसीसी का, ये हेल्प करता है। इसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट हेल्प डेवलप क्लाइमेट पॉलिसी। क्लाइमेट पॉलिसी में बताते हैं करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज को, बताते हैं भी क्या करंट स्टेटस है। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ एग्रीमेंट एवं साइंटिस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टॉपिक, वो एरिया भी बताते हैं कौन कौन से एरिया में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड पेरिस एग्रीमेंट का। तो ये था सारा बात आईपीसीसी के बारे में, जो अभी 7th रिपोर्ट शुरू किए हैं, 6 सबमिट कर चुके हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मुझे लगता है इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ये साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में ये कहानी है। इसमें ये जो है, ये हमारे जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा कितना है, 22 है, पर ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। तो इससे पूछ सकता है कि 22 तो हमारा लैंग्वेज है, और जो 2 और है वो है पहले इंग्लिश और राजस्थानी को ऐड किया गया। 24 लैंग्वेज में दिया जाता है अवार्ड। ये इसका शुरुआत हुआ था 1954 से। वो किसके द्वारा, कौन से एक्ट से दिया जाता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि हमारा जो लिटरेचर को बढ़ावा मिले, इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। लिटरेचर भी हमारा धरोहर होता है, उसे हमें बचा के रखना है और उसे बहुत ही प्रोग्रेस और प्रोत्साहित करना है। इसके बारे में दिया हुआ है। 24 इंडियन लैंग्वेज में देता है। कभी पूछ लिया, कंफ्यूज कर सकता है कि 22 लैंग्वेज में देता है या 24 इंडियन लैंग्वेज। 24 में दिया जाता है, 22 हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन से शेड्यूल में आता है आप बताना। और ये 2 लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश और राजस्थानी।
अवार्ड हिस्ट्री के बारे में है। 5,000 से शुरू किया गया था, अभी 1 लाख तक दिया जाता है। इसका पर्पस क्या है? इंडियन लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हमारे लिटरेचर को प्रमोट करना है। तो ये था किसके बारे में? साहित्य एकेडमी अवार्ड के बारे में, जो अभी 23 लोगों को देने की बात कही जा रही है 2024 का। ये आर्टिकल हम लास्ट में देखेंगे। मैं आर्टिकल पूरा डिस्कस नहीं करूँगी, पर बहुत सारे एग्जाम में ना आर्टिकल से क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आर्टिकल इतने अच्छे से जो राइटर होते हैं वो लिखते हैं कि उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल का वो मैं लेके आई हूँ। यूक्रेन वाला तो ये तो समझ में आ गया, यूक्रेन अभी सीज फायर के लिए 30 दिन के रशिया के साथ वो एग्री हो गया है। और ये एक है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ये कहाँ पे है ऐसा पूछ, क्योंकि न्यूज़ में दिया हुआ है तो पूछ सकते हैं ये। तो ये गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इन श्रीनगर, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। इसका ये खासियत है कि ये एशिया का लार्जेस्ट है। इंडिया नहीं बता रहे, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है ये। डल लेक के पास में है, जम्मू एंड कश्मीर में। दिल्ली में मुगल गार्डन है, इसका नाम चेंज किया गया है। क्या उसका नाम चेंज किया गया है आप बताना उसे। ये ट्रेन हाइजैक वाला हो गया न्यूज़। आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। अब हम जो आर्टिकल है वो डिस्कस करते हैं। एक आर्टिकल ये है, लिखा गया है द हिंदू में, एंड इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट एंड द टेस्ट ऑफ WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है कि जो भी हो रहा है, मतलब अभी ना बहुत सारा देश के बीच में क्या होता है, ट्रेड होते रहता है। कहीं पे तेल है तो वो तेल बेचते हैं, कहीं गेहूँ है, कहीं चावल है, चावल हम ज़्यादा बेचते हैं। तो इस तरीके से पूरा ग्लोबल बन गया है, मतलब ट्रेड पूरा, हम इंटर कॉन्टिनेंट, इंटर कंट्री सब आपस में क्या होता है, ट्रेड से जुड़े हुए हैं। अब इस ट्रेड में कहीं नाइंसाफ़ी किसी के साथ ना हो जाए, कोई ट्रेड ज़्यादा लगा दिया टैक्स, या इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, शांति से ट्रेड हो, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका पर्पस होता है टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लो स्मूथली चले, ट्रेड स्मूथली हो, कोई झगड़ा झंझट ना हो, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। ऐसा ना हो कि एक देश बहुत बेच रहा हो, एक दूसरे सिर्फ खरीद रहा हो। एक बैलेंस रहे। एक ऐसा ना हो कि कोई देश के किसी के सामान में से बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए ताकि उसका कंट्री वो बिके ही ना, फिर तो गलत हो जाएगा। तो ये सब कौन देखता है? WTO देखता है। ये कब बनाया गया था? 1 जनवरी 1995 में। इससे पहले भी ये था पर इसका नाम अलग था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसमें इंडिया भी इसका फाउंडर मेंबर था, आप इसे ध्यान रख सकते हो जब ये बनाया गया था। अब देखते हैं आर्टिकल में बात क्या कही गई है। इसमें आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 3 चीज़ याद रखनी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और जो है आपको याद रखना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हम सुनते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किए, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, तुम भी ऊपर मेरे ऊपर टैरिफ मत लगाना, हम लोग एक दूसरे को सामान अपने अपने जगह पे बेचेंगे और खरीदेंगे। तो ये हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक होता है बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बाइलैटरल का मतलब होता है कि 2 देश के बीच में तो ये साइन होता है एग्रीमेंट, पर बाइलैटरल का मतलब होता है हम लोग हर चीज़ पे फ्री ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ कुछ चीज़ ऐसा है उस पर हम फ्री ट्रेड करेंगे, बाकी चीज़ पे वो डिफाइन किया जाता है कि इसी सामान पे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, पर हर चीज़ में नहीं करेंगे। तो ये होता है बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, 2 देश के बीच में होता है। एक अभी होता एक आया है MFN, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब वही WTO बोल रहा है कि अगर आप टैरिफ लगा रहे हो तो आप कुछ नेशन पे नहीं लगाओगे। अगर मान लो नेशन A और B पे आप सिर्फ नहीं लगा सकते हो, आप लगाना है तो आप जो जो आपके साथ जुड़ा हुआ है आप उन सब पे लगाओ। नहीं तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो, नहीं तो बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो। हाँ, पर ऐसे मत करो कि हाँ एक देश के साथ तुम मेरे सामान मेरे यहाँ बेचोगे तो तुम्हें भर भर के टैरिफ लगाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। आप मोस्ट फेवर्ड नेशन की तरफ नहीं जाओगे। तो ये इसमें आर्टिकल में कहा गया है, जो अभी USA जो टैरिफ लगा रहे हैं इस वजह से ये आर्टिकल आया है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हो। ये आर्टिकल में वही है MFN, मोस्ट नेशन
मोस्ट फेवरेबल नेशन उसमें आप नहीं लगाओगे, कुछ कुछ जो कंट्री है उस पर आप लगाओगे, ये गलत है, यही कहा गया है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट फेवर्ड नेशन। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन FMN रिफर टू मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये कभी इस टर्म को पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैं ये आर्टिकल आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे PDF डाउनलोड करके और ज़्यादा पढ़ सकते हो। जो इसका क्रक्स था मैंने वो समझा दिया आपको। WTO के बारे में भी समझ में आ गया। WTO कौन कौन सा रिपोर्ट पेश करता है आप वो बताना। एक और आर्टिकल में एक टर्म आया है जो कहते हैं कंपैशन इनटू द हेल्थ। कंपैशन एक रिपोर्ट आया था, कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, WTO का। अब पूछा जा सकता है कंपैशन और एंड प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है। कंपैशन मतलब होता है कि हेल्थ केयर, जो हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाना और हर डायरेक्शन में देखना। बच्चा हो या कोई भी एज हो उसके हिसाब से उसे, अगर उससे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या फिर उससे कौन सा बीमारी है, कौन सा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको इंक्रीज करना, तो ये होता है कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये आर्टिकल में था, तो ये टर्म पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये वाला आर्टिकल लेके आई थी। तो इस तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन दिया, अगर आप उसे पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो ये था आर्टिकल। अगर कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हो, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये सब से पूछा गया है क्वेश्चन। आप इतना कर लोगे तो आपका जो एग्ज़ाम होता है, वनडे टाइप हो या जो भी एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रोज़ रोज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक भी क्वेश्चन, मतलब वही चीज़ें मैं फिर से दोहरा चाहूँगी, अगर 10 क्वेश्चन आया तो 7 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। कोई भी चीज़ का 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। हाँ, पर अगर रोज़ आप बहुत ध्यान से देखते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अगर आप स्पीड में करके देखोगे, ये 20 मिनट का होता है तो 10 मिनट में आप देख लोगे आराम से, और इसे 2-3 बार देख लोगे तो जो हर दिन का इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है मैं वही डिस्कस करती हूँ, उसका बैकग्राउंड भी समझाती हूँ, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप न्यूज़ से अवेयर होना चाहते हैं तो भी आप 10 मिनट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट होता है फटाफट आप देख के समझ सकते हो। तो ये था आज का न्यूज़। फिर कल देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है। तो अब आप लोग अपना ध्यान रखो, और अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो।